हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड यू आर वाचिंग मीनल का चैनल। स्वागत है आपका। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मेनली चार थ्योरीज हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सेकंड इज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लास्ट है हमारी द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से, जिसे दिया था जेम्स कीन्स ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इस थ्योरी के बारे में बताया था। और बाद में इस पे और ज़्यादा रिसर्च करके उसे और ज़्यादा डेवलप किया जेम्स टॉबिन और आर्थर स्मिथ ने। इस थ्योरी को हम ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। तो क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि जब जब भी इनकम इंक्रीज होती है, जब भी किसी की भी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। जब भी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन कंजम्पशन में इंक्रीज इनकम में इंक्रीज से हमेशा कम होता है। यानी कि अगर मेरी इनकम 5000 रुपीज बढ़ी तो मैं वो सारे 5000 रुपीज कंजम्पशन पे नहीं लगाऊंगी, मैं उसका कुछ पार्ट सेव भी करूंगी। इसलिए कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो इनकम में इंक्रीज से हमेशा कम होता है। राइट, दूसरी चीज ये है कि अगर बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहे तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के हिसाब से एब्सोल्यूट इनकम में जब भी इंक्रीज होता है तो हमारा जो कंजम्पशन का फ्रैक्शन है, इनकम का जो पार्ट कंज्यूम किया जाता है वो कम होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन का जो पार्ट है, जैसे कि पहले मेरी इनकम अगर 10,000 थी और मैं उसमें से 8,000 खर्च करती थी, 2,000 में सेव कर लेती थी। अब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो मैं, सपोज 10,000 है और उसकी मैं 20,000 हो गई, अगर उतना ही मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे 16,000 जो है कंज्यूम करना चाहिए और 4,000 जो है मुझे बचत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डबल हो गई है, मेरे 100% इंक्रीज हो गया इनकम में। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। किसी भी उपभोक्ता का मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं होती। जब भी अगर इंक्रीज होगा, सपोज मेरी 10,000 इनकम इंक्रीज हुई तो पहले तो मैं 10,000 में से 8,000 खर्च करती थी, लेकिन अब जब इंक्रीज होगी तो हो सकता है उस अगले बढ़े हुए 10,000 में सिर्फ 5,000 ही खर्च करूं, बाकी 5,000 में बचा लूं। राइट, तो दैट मीन्स मेरा जो प्रपोर्शन है, जो कंजम्पशन का प्रपोर्शन था, पहले तो मेरा था 10 में से मैं 8 खर्च करती थी, अब जब मेरी 20 हो गई तो 20 में से मैं 16 नहीं सिर्फ 12,000 ही खर्च कर रही हूँ और बाकी के 8,000 में सेव कर रही हूँ। तो कीन्स ये कहते थे कि जो हमारा प्रपोर्शन है, जो फ्रैक्शन है इनकम का, जो कि कंजम्पशन पे लगाया जाता है, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो फ्रैक्शन कम होता जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इससे हमारे सामने दो बातें आती हैं। पहला ये है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारा एपीसी डिक्रीज होता है। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज आप कितना कंज्यूम करते हैं, दैट इज एपीसी। ठीक है, ये जो है ये डिक्लाइन होता जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होता है एपीसी, हमारा जो टोटल कंजम्पशन है हम उसको इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज कंजम्पशन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा प्रपोर्शन, हमारा जो फ्रैक्शन है कंजम्पशन का कम होता जा रहा है तो दैट मीन्स एपीसी भी कम ही होगा। और दूसरी क्या बात है? दूसरी ये बात सामने आती है इस हाइपोथेसिस के हिसाब से कि कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप जो है वो नॉन प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल किस हिसाब से है? बिकॉज ये पोर्शन जो है इनकम और कंजम्पशन का वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन का फ्रैक्शन कम होता जाएगा, ऐसा केन्स ने कहा था। तो ये थी केन्स की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस।
राइट, जैसे इसकी हमने ये शॉर्ट में बात की। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसे कि दिया था जेम्स ड्यूसेनबरी ने। जेम्स ड्यूसेनबरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दी थी, और इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारा कंजम्पशन हमारी खुद की इनकम पे नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा कंज़म्पशन डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट एंड सेकंड इज़ रिचेट इफ़ेक्ट। तो ये क्या है डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट और रिचेट इफ़ेक्ट? जेम्स ड्यूसेनबरी कहते थे कि सबसे पहले डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट की बात करें, जिसे कि हम ड्यूसेनबरी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हाउसहोल्ड कंजम्पशन के मामले में हमेशा अपने आसपास रहने वाले लोगों, अपने नेबरर्स, अपने पड़ोसी, अपने फैमिली मेंबर्स, उन सबको कॉपी करता है, या उन सबको क्या हम कहें तो इमिटेट करता है। यानी कि सीधे सीधे जेम्स ड्यूसेनबरी ये कहना चाहते थे कि हमारे मन में ये भावना होती है कि अगला किस तरह से रह रहा है, उसके घर में क्या वाइट गुड्स है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, हम हमेशा उसको कॉपी करना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को, और उसी हिसाब से हमारा जो कंजम्पशन है उसी पे डिपेंड करता है, ऐसा जेम्स ड्यूसेनबरी ने कहा। ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट बात तो ये है कि कुछ जो बातें कही, फर्स्ट ये है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एपीसी जो है वो कभी भी गिरती नहीं है। हमारी जो एपीसी है वो कभी भी नीचे नहीं जाती है, चाहे हमारी इनकम कम हो जाए या कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कम हो जाए, लेकिन हमने जो एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो नीचे नहीं गिरती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जो हम आसपास के लोगों को, जो हमें आसपास के जो लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम एकदम से अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है कम नहीं कर पाएँगे, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में, एक चीज़ और भी इफ़ेक्ट पड़ती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपके आस-पास के लोग जो हैं आपसे हायर लिविंग स्टैंडर्ड के हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा लोअर हैं, तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी बढ़ी हुई इनकम में कंज़म्पशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और सेविंग का प्रोपोर्शन कम होगा। बिकॉज़ आप उनको फ़ॉलो करेंगे, जो आस-पास के लोग हैं उनको फ़ॉलो करेंगे, और आप ये चाहेंगे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी उनके बराबर हो जाए। जबकि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपके आस-पास के लोगों से पहले से ही हाई है, बहुत हाई है, तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, बिकॉज़ आप देखेंगे कि आपके आस-पास के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आपसे नीचे है। तो उस स्थिति में आपकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी और कंज़म्पशन कम होगा, राइट? अब एक दूसरा इफ़ेक्ट जो रिचल इफ़ेक्ट, या जिसे हम कहेंगे पास्ट पीक ऑफ इनकम, जिसके बारे में बताया जेम्स ड्यूसेनबरी में, तो क्या होता है कि लोग अपना जो पुराना हाईएस्ट लेवल जो होता है, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेवल होता है कंज़म्पशन का, लोग उससे नीचे नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते। एक्चुअली इसके 2 कारण होते हैं, एक तो होता है डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट, यानी कि आस-पास के, उनके मन में ये होता है आस-पास के लोग क्या समझेंगे, इसकी इनकम कम हो गई है, तो या आज अभी इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम कर लिया है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कि इंसान के दिमाग में हमेशा रहती है, ऐसे ड्यूसेनबरी कहते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कई हद तक सही भी है। तो जो आस-पास के जो लोग हैं, तो डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट के कारण हम देखते हैं कि आस-पास के लोग क्या कहेंगे, और इस कारण हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड, या हम अपना कंज़म्पशन का जो प्रीवियस अटेन्डेंट लेवल है, हम उससे नीचे नहीं जाना चाहते। और इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है कि हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। हमें जिस तरह का लाइफ़स्टाइल चाहिए, हमने अभी तक जिस तरह का लाइफ़स्टाइल जिया है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर मुझे आदत है मुझे एसी में बैठना है, अगर मुझे आदत है कि मुझे लिमोज़िन में ही जाना है, बड़ी कार में ही जाना है, एसी चला के रखना है, या मेरे फूड हैबिट्स कुछ इस तरह की हैं, जो कि हायर इनकम लेवल से मैच करती हैं, तो अगर मेरी इनकम कम भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाऊँ। तो उस हिसाब से भी हमारी कंज़म्पशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
राइट। तो जेम्स ड्यूसनबरी ने ये दो इफेक्ट बताया, रिचर्ड इफेक्ट या जिसे हम कहेंगे पास्ट पीक ऑफ इनकम, और सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसे हम ड्यूसनबरी इफेक्ट भी कहते हैं। और ये दोनों इफेक्ट जो हैं हमारे कंजम्पशन की क्वांटिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे कि दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट दिख रहे हैं जिन्होंने कि ये स्थायी आय परिकल्पना दी। इनके अनुसार जो हमारा कंजम्पशन है वो सिर्फ हमारी अभी करंट इनकम लेवल या अभी हमारी जो इनकम है उस पर डिपेंड नहीं करता। हमारा कंजम्पशन जो हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम है उस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम यानी कि हमारी परमानेंट इनकम। उन्होंने हमारी इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक था परमानेंट इनकम और दूसरा था ट्रांजिटरी इनकम। राइट। तो ये ट्रांजिटरी इनकम क्या है और परमानेंट इनकम क्या है? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर जैसे किसी टीचर, कोई टीचर है, टीचर को जो रेगुलर इनकम मिलती है हर मंथ, उसे जो फिक्स सैलरी मिलती है, तो वो तो हुई उसकी परमानेंट इनकम। लेकिन अगर वो कोई बोर्ड ड्यूटी करता है और उसका उसे पेमेंट मिलता है, तो उसे हम ट्रांजिटरी इनकम कहेंगे, क्योंकि टीचर को भी पता है कि इन फ्यूचर उसे ये इनकम नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी इनकम है। तो जो फ्रीडमैन थे उन्होंने इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो थी ट्रांजिटरी इनकम और एक थी परमानेंट इनकम। ठीक है। परमानेंट इनकम जो है उसी पे हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है। अब परमानेंट इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी, इसमें दोनों तरह की इनकम, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, दोनों तरह का वेल्थ, दोनों तरह की संपत्ति, दोनों तरह की आय, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। अब ह्यूमन कौन सा है, नॉन ह्यूमन कौन सा है? ह्यूमन जो कि हमें हमारे जो उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है, हमें जो सैलरी मिली या हमें जो वेजेस मिले, जो हमें प्रॉफिट हुआ, दैट इज ह्यूमन। और नॉन ह्यूमन इनकम जो हमारे एसेट्स हैं, यानी कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उनका रिटर्न मिल रहा है, या हमारे कोई सेविंग का इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हमारा जो कोई मकान वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी है, उससे हमें जो इनकम हो रही है वो सारी नॉन ह्यूमन वेल्थ है। तो जो फ्रीडमैन थे उन्होंने कहा कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ दोनों तरह की जो परमानेंट इनकम है उसी पे हमारा कंजप्शन डिपेंड करता है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल ये था कि जैसे वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट से तो यूएस की बात की कि जैसे अगर हर फ्राइडे को सैलरी मिलती है हमारे हमें, तो हम वो जो सैलरी है हम वो उसी दिन नहीं खर्च कर लेते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें एक वीक तक इस पैसे को खर्च करना है, हमें एक वीक तक अपना खर्चा इस पैसे से चलाना है। बिल्कुल जैसे अब अगर हम मैं अपने इंडिया की बात करूं, अगर हमें मंथली सैलरी मिल रही है तो हमें 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, लेकिन हम उस सैलरी को उसी दिन ही नहीं खर्च कर लेंगे। हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि हमें पूरे महीने उस सैलरी से अपना खर्च चलाना है। दैट मीन्स हमारी जो करंट इनकम यानी उस दिन की हमारी इनकम, तारीख एक जो हमें सैलरी मिली, तो 1 तारीख की हमारी इनकम पे ही हमारा कंजम्पशन डिपेंड नहीं करता। हम उस 1 तारीख को मिली इनकम को पूरे मंथ खर्च करते हैं, तो दैट मीन्स हमारी जो परमानेंट इनकम होती है उस हिसाब से हमारा खर्च डिसाइड होता है, चाहे वो ह्यूमन वेल्थ से हो या नॉन ह्यूमन वेल्थ से हो। अब ये जो परमानेंट इनकम जो है उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? मेनली 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं भी चाहूंगी कि अपना कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करके और अपना पैसा सेविंग में लगा दूं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रही है। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो पैसा सेव ज़्यादा किया जाएगा, कंज्यूम कम किया जाएगा। मैं चाहूंगी उसको सेविंग में लगा दूं ताकि मेरा एसेट्स बने।
सेकंड है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू द ह्यूमन वेल्थ। ठीक है, अगर मेरे पास नॉन ह्यूमन वेल्थ ज़्यादा है, दूसरी तरह के एसेट्स ज़्यादा है, जैसे कि मुझे परमानेंट इनकम मिल रही है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि मेरा कंजम्पशन ज़्यादा होगा। दो बातें हैं कि अगर नॉन ह्यूमन वेल्थ ज़्यादा है तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ नहीं रहेगी कि मुझे अपना वेल्थ बनाना है, मुझे एसेट्स बनाने हैं, इसलिए मुझे पैसा ज़्यादा बचाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों इफ़ेक्ट्स के कारण अगर नॉन ह्यूमन वेल्थ आपका ज़्यादा है प्रोपोर्शन में, तो आपका कंज़म्पशन लेवल ज़्यादा रहेगा, कंज़म्पशन प्रोपेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और थर्ड, आखिरी जो फैक्टर है जिस पे कि ये डिपेंड करता है, डिज़ायर टू ऐड टू वन्स वेल्थ। आपकी कितनी इच्छा है कि आप अपनी वेल्थ में, एसेट्स में बढ़ोतरी करें। आप क्या प्रेफ़र करते हैं? आप अपनी अभी की इच्छा को संतुष्ट करना चाहते हैं, अभी आपकी जो डिज़ायर है उसको संतुष्ट करने के लिए आप अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, यानी अभी के लिए आप कंजम्पशन करना चाहते हैं, या फ्यूचर के लिए आप एसेट्स बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग में आपकी साइकोलॉजी जो कि पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। तो आपका क्या डिजायर है कि आप अभी वेल्थ बनाना चाहते हैं, या अभी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो इस पे भी कंजम्पशन डिपेंड करेगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसे कि दिया था एंडो और मोदिग्लियानी ने 1963 में। केन्स के बाद ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस रही जो कि एंडो और मोदिग्लियानी ने दी। इनका कहना था कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है। हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, हमारे जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम है, उसी पे हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है। उन्होंने एक पैटर्न बताया। उन्होंने बताया कि जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि पॉइंट ए तक, जो कि किसी भी ये पूरे एक व्यक्ति के जीवन काल को बताया गया है, शुरू से लेकर अंत तक, जब से उसने कमाना शुरू किया। ठीक है, तो पॉइंट ए तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, दैट मीन्स खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो डिस सेविंग हो रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारी सैलरीज कम होती है, हमारी इनकम कम होती है, लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो डिस सेविंग होती है। उसके बाद आप देखिए एच पॉइंट पे, जहाँ पे ये एकदम पीक आ गया है इनकम का, तो हमारे इनकम के वो साल, हमारी ज़िंदगी के वो साल जब हमारी बहुत इनकम होती है, ज़्यादा इनकम वाले साल होते हैं, तब हम अपनी इनकम के बराबर खर्च नहीं करते, हम इनकम से कम खर्च करते हैं, और हम अपने फ्यूचर के लिए अपने सेव करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम सेविंग करते रहते हैं। दैट मीन्स एक कंज्यूमर के दिमाग में पूरा चलता है कि हमारी पूरा लाइफ टाइम हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी, हम कितना कमाएंगे, कितना हमें सेव करना है, और हमें अपनी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी चलानी है। हमारी लाइफ टाइम की एक्सपेक्टेड इनकम को हमें अपने पूरे लाइफ टाइम तक चलाना है। उसी हिसाब से हम अपना खर्च या अपना भोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए एच पे ये पीक पे आ गया है, उसके बाद धीरे धीरे इनकम ग्राफ नीचे जा रहा है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आर पॉइंट पे इसके आगे भी आप देखेंगे डिस सेविंग हो रही है। डिस सेविंग हो रही है मतलब कि इनकम कम हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने खर्चे उतने ही रखे हैं। और इनफैक्ट ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे, आप अपना जीवन स्तर पहले से ज़्यादा ऊंचा कर लेते हैं, आपके खर्चे पहले से ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि पहले जितना तो मेंटेन करते ही हैं, कई केसेस में ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कंजम्पशन और सेविंग के बीच में, ताकि वो लाइफ टाइम आप अपने खर्चे चला सके। तो ये एंडो और मोदिग्लियानी की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चारों उपभोग परिकल्पनाएं समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।